हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सीखा हाउ वी क्लोज आवर बुक्स, हम अपने बुक्स को किस तरीके से क्लोज करते हैं, हाउ वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट और उससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज। इसके लिए हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी। फिर हमने सीखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके वेरियस केस, उसकी वेरियस जर्नल एंट्रीज। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केसेस देखे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कैसे ट्रीट करते हैं और ईपीएफ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें अब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 5, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखेंगे। देखिए, अगर आप बोर्ड के क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो क्वेश्चंस है ये 2 तरीके से आते हैं। पहला, प्रॉपर अकाउंट्स बनाना, जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाते हैं। दूसरा, कुछ आपको जर्नल एंट्रीज दे दी जाती है, आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज के थ्रू ट्रीटमेंट पूछा जाता है कि हाउ वी ट्रीट दीज केसेस, हम इन केसेस को किस तरीके से ट्रीट करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज करेंगे। मैंने छाट के आपके लिए इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लाया हूं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट्स में भी आपकी हेल्प करेंगे, और अगर क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में आता है तो आप उसको भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट एंट्री भी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स इसका फायदा ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। निकालिए कॉपी पेन और लिखिए एक एक करके सारे पॉइंट्स। हमने एक बेसिक क्वेश्चन बनाया जिसमें हमने लिखा ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश, बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके। देखो, हमने क्या सीखा था, जब भी हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होता है हम पहले अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये काम वो कर चुके। अब इससे आगे के जो केसेस है उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, चलिए उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको लिखा है देयर वर टोटल डेटर्स ऑफ 88,000। टोटल डेटर्स कितने के? 88,000 रुपीज। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आल्सो स्टूड इन द बुक एट रुपीज 6,000। कितने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बने हुए हैं? 6,000 के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बने हुए हैं। रुपीज 14,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। देखो, आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में किस तरीके से दिया हुआ है? बैलेंस शीट में आपको डेटर्स की वैल्यू दी हुई है 88,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना है? 6,000 का प्रोविजन है, और उसके बाद आपका आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 82,000। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था जो डेटर्स की फुल वैल्यू है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाती है, प्रोविजन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। अब जो भी कैलकुलेशंस होगी, आपकी कैलकुलेशन इस फुल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। इसका मतलब नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स
डेटर से हमने कितना अमाउंट रियलाइज किया है, 88,000 में से हमारे 14,000 के बैड डेब्ट्स हो चुके हैं। इसका मतलब 74,000 रुपीज का हमने अमाउंट रियलाइज किया है डेटर से। तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाउ मच, 74,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। आपके लिए एंट्री कितनी हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 74,000 रुपीज। यहां पे मेरा समझाने का मेन कंसेप्ट क्या है, जो भी कैलकुलेशंस होगी वो आपकी फुल अमाउंट यानी 88,000 रुपीज पे होगी। क्लियर। नेक्स्ट केस, A agreed to pay off her wife's loan of rupees 7,000 at a discount of 5%. यहाँ पे पार्टनर एग्रीड टू टेक द लाइबिलिटीज, पार्टनर एग्रीड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। पार्टनर अपनी लाइबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे कर रहा है, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। कितने में पे कर रहा है, 7,000 रुपीज का लोन है, 5% डिस्काउंट यानी 350 का डिस्काउंट 6,650 में वो एग्री हो रहा है पे करने के लिए। जब भी पार्टनर एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटी, तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे कितना अमाउंट, 6,650 आफ्टर पेमेंट, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड का क्या मतलब हुआ, नॉट रिकॉर्डेड का मतलब हुआ अनरिकॉर्डेड लाइफ असेट्स, वॉज टेकन ओवर बाय द बी। किसने टेक ओवर कर लिया, बी ने टेक ओवर कर लिया एट रुपीज 3,000, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज 5,000 रुपीज। देखो, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स को टेक ओवर करता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में, जितने में उसने लिया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई भी कंसर्न नहीं होता। तो यहां पे असेट्स लिया है बी ने, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने में लिया, 3,000 रुपीज में। चाहे रिकॉर्डेड असेट्स हो चाहे अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, अगर पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अ कंटीजेंट लाइबिलिटीज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, नॉट प्रोवाइडेड फॉर मीन्स वही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अगर पार्टनर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे करता है ऑफ रुपीज 4,000, पार्टनर ने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे ऑफ करी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने में, 4,000 में उसने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे करी है। नरेशन तो आप लिख ही लोगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, क्लियर। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई है। यहाँ पे क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वर डिस्चार्ज, किसी पार्टनर ने पे नहीं करी है, किसी पार्टनर ने पे नहीं करी है, ये लाइबिलिटीज हमने खुद ने पे करी है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटीज वाज आल्सो डिस्चार्ज, यानी पेड बाय फर्म है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट केस, फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 27,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मींस फर्म के लिए एक्युमुलेटेड लॉस है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये किस किस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमारे तीन पार्टनर कौन है, ए,
A's capital account debit, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit, to profit and loss account, to profit and loss account 27,000 किस रेशो में? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बताई तो इक्वल हो जाएगा 9,000, 9,000 एंड 9,000। क्लियर? कंफर्म। नेक्स्ट केस। C paid realization expense of ₹15,000 out of his pocket. C ने realization expense पे करा, कितने का? 15,000 रुपीज का। He was to get a remuneration of 18,000 rupees for completing the dissolution process. उसको 18,000 रुपीज डिसोल्यूशन पर्पस के लिए फर्म ने रियलाइजेशन मतलब उसको रिम्यूनरेशन पे किया है। अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि रिम्यूनरेशन इंक्लूड द रियलाइजेशन एक्सपेंस, कि पार्टनर विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एक्सपेंसेस है दिस इज बॉर्न बाय फर्म। कौन बॉर्न कर रहा है? फर्म बॉर्न कर रही है। बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। ये बॉर्न बाय फर्म है, पेड बाय पार्टनर है। और 18,000 रुपीज हमने इतना दिया, यानी टोटल अमाउंट टू बी गिवन टू सी। सी को टोटल अमाउंट हम कितना देंगे? एक तो 15,000 प्लस 18,000 रिम्यूनरेशन। टोटल हमने कितना अमाउंट पे किया? 33,000 रुपीज पे करा, जिसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 33,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट केस। A took over 50% of the stock at a discount of 20%. A ने स्टॉक का 50% स्टॉक उसने टेक ओवर किया है 20% डिस्काउंट पे। रिमेनिंग स्टॉक was sold at a profit of 30% on cost. Book value of the stock given in balance sheet before the dissolution is 4 लाख रुपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉक की टोटल वैल्यू कितनी है? 4 लाख। इसमें से 50% स्टॉक, 50% यानी 2 लाख रुपीज का स्टॉक किसने टेक ओवर किया है? ए ने टेक ओवर किया है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 20% डिस्काउंट पे लिया है, यानी -20%। 20% माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1,60,000 जो ए ने लिया। अगर हम रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग कितना हो गया? 2 लाख प्लस कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 30% प्रॉफिट पे। तो 30% प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 रुपीज, यानी टोटल कितना हो गया? 2,60,000 रुपीज, 2,60,000 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉक जो नेट अमाउंट रियलाइज हुआ, नेट अमाउंट हमें कितना रियलाइज हुआ? नेट रियलाइज हुआ 4,20,000। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल अमाउंट हमें रियलाइज हुआ 4,20,000, जिसमें से 1,60,000 हमें ए से लेना है और 2,60,000 हमने रियलाइज किया। तो हमारे लिए एंट्री क्या होगी? हमारे लिए एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,60,000 to realization account, this is equal to 4,20,000।
आप चाहो तो इस एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हो, दो पार्ट्स में कर सकते हो। पहला एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,60,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,60,000। नहीं तो आप क्लब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज वाज सोल्ड फॉर 8 लाख रुपीज। हमने कितने में सोल्ड आउट करी है? 8 लाख रुपीज में थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज अ कमीशन ऑफ 2%। देखो सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है हमारे पास 8 लाख। इसमें से कमीशन लेस कर दीजिए क्योंकि हमें कमीशन देनी है पार्टनर्स को। कितनी, सॉरी ब्रोकर को कितनी कमीशन देनी है? 16,000 रुपीज कमीशन देनी है। इसका मतलब नेट अमाउंट कितना रियलाइज हुआ? 7,84,000 रुपीज नेट अमाउंट आपने रियलाइज किया। तो आप इसकी एंट्री कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स रियलाइज्ड हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,84,000 रुपीज। अगर हम कोई भी असेट्स रियलाइज करते हैं और उसके ऊपर अगर हम कमीशन पे करते हैं तो उस कमीशन को उस अमाउंट में से माइनस करके नेट अमाउंट रियलाइज्ड निकालो और उसकी आप एंट्री कर दो। देखो ये सारे केसेस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसके सारे नोट्स को बना के रखिए। नेक्स्ट केस, मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख रुपीज was given to a creditors at a discount of 20%। मीन्स यहां पर क्या है? a liability is settled against some assets। अगर एक लाइबिलिटी किसी असेट्स के अगेंस्ट सेटल हुई है तो हमने क्या सीखा था? इन द केस व्हेन अ लाइबिलिटी इज सेटल्ड अगेंस्ट सम असेट्स वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। हम असेट्स के रियलाइजेशन की कोई एंट्री नहीं करते और ना ही हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की एंट्री करते। तो इसका सिंपल सा केस है नो एंट्री इन दिस केस। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹20,000 बीइंग 1,000 शेयर्स। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 1,000 शेयर्स हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। अगर बुक से रिटर्न ऑफ हो चुके यानी अनरिकॉर्डेड है इस टाइम में, दीज इन्वेस्टमेंट शेयर्स आर वैल्यूड एट ₹15 ईच एंड डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आज के टाइम की हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करें तो 1,000 शेयर्स इंटू 15 रुपीज के अकॉर्डिंग हाउ मच? 15,000 रुपीज। और ये पार्टनर्स में डिवाइड, पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए। जब भी पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो ये इसका मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अकाउंट कितना? 5,000 5,000 5,000 टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। क्लियर? कंफर्म? अब ये एंट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये एंट्रीज 2017 के एग्जाम्स में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 18,000 रुपीज। पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन कितना मिल रहा है? 18,000 रुपीज। ए एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ ₹18,000 रुपीज एज हिज रिम्यूनरेशन। ए उसके स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, उसके बदले में रिम्यूनरेशन के बदले में 18,000 रुपीज का स्टॉक टेक ओवर कर रहा है।
द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहां पे देखिए एक एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो पार्टनर को पे करना था, पार्टनर उसको मतलब पार्टनर उसके लिए रिम्यूनरेशन ले रहा था, उस रिम्यूनरेशन के बदले पार्टनर ने क्या ले लिया, स्टॉक को ले लिया। यानी आपके फर्म का कोई एक्सपेंस जो सेटल्ड हो रहा है किसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो हम यहां पर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि फर्म का एक्सपेंस, पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन देना फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस सेटल हो रहा है किसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो हम ना तो एक्सपेंस की एंट्री करेंगे ना ही हम एसेट्स की एंट्री करेंगे। बट आपकी ऑप्शन है बेस्ट ट्रीटमेंट नो एंट्री, नहीं तो आप करना चाहो तो पहले रिम्यूनरेशन की एंट्री करोगे, रिम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 18,000, फिर स्टॉक के लेने की एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000। बट बेस्ट वे है नो एंट्री। क्लियर? अ क्रेडिटर ऑफ 1,40,000 accept building valued at 1,80,000 and paid to the firm 40,000 rupees। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइबिलिटीज किसी एसेट्स के अगेंस्ट सेटल होती है तो हम उसके कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते, बट अगर उसका कुछ पार्टली अमाउंट कैश में सेटल हुआ है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। यहां पे 1,40,000 के क्रेडिटर्स ने एक बिल्डिंग ली है 1,80,000 रुपीज में, और उसने फर्म को 40,000 रुपीज पे करे हैं, यानी फर्म को ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, अ क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 70,000 रुपीज accepts 30,000 in cash and investment of the book value of 45,000 in full settlement of his claim। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह कि पार्टनर ने 30,000 रुपीज कैश लिया और 45,000 के असेट्स लिए। अब असेट्स की तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि असेट सेटल हुआ है किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, बट हमने जो पार्टली अमाउंट पे किया है 30,000 रुपीज, उसके लिए हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 30,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट केस, देयर वाज अ कंटिजेंट लाइबिलिटीज। अब ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। There was a contingent liability of 37,000 rupees in respect of bill discounted but not matured। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मेच्योर्ड एक कंटिजेंट लाइबिलिटीज थी। कंटिजेंट लाइबिलिटीज का मतलब हमने कुछ बिल बैंक से डिस्काउंट करवा रखे थे, उसकी पेमेंट ड्रॉई को करनी थी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ऑल द डिस्काउंटेड बिल वाज ऑनर्ड, सारे डिस्काउंटेड बिल क्या हुए, ऑनर्ड हो गए, बट एन एक्सेप्टर ऑफ 5,000 रुपीज बिकम इंसॉल्वेंट। वो 5,000 का डेटर्स जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड 50 पैसा इन अ रुपी वाज रिसीव्ड। 50 पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ऑन द अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड हैज नॉट सो फॉर बीन रिकॉर्डेड। हमने कोई भी एंट्री नहीं करी अब तक। देखो अगर बिल ड्रॉई पे कर देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इफ ड्रॉई फेल्स टू पे द अमाउंट तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज पहले फर्म पे करेगी बैंक को। तो फर्स्ट एंट्री यहां पे होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,000 रुपीज का, जो हम बैंक को पे करेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी
मेच्योर्ड नहीं हुई है तो हमारी ड्यूटी है पे करना। दूसरा, हमने 50% अमाउंट रिसीव्ड किया है इससे, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2500। क्लियर? कंफर्म? आपने सबसे पहले पेमेंट ऑफ द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो कंटिजेंट लायबिलिटीज थी, उसके बाद जितना अमाउंट आपने रिसीव्ड कर लिया आप उसकी एंट्री कर दोगे। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000 रुपीज रियलाइज्ड एट, रुपीज लिख दिया गलती से, एट 150%। 150% हमने रियलाइज किया है, यानी 40,000 को इंटू 150%, 60,000 रुपीज हमने रियलाइज करें, तो हमारी एंट्री सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 रुपीज। सिंपल सी एंट्री, कुछ भी एंट्री टफ नहीं है, सारी एंट्रीज टफ नहीं होती, कुछ एंट्री सिंपल भी होती है। मेरा पर्पस है आपको ईच एंड एवरी केस करवाना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। A agreed to take over firm's goodwill, not recorded in books, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, at ₹50,000। अनरिकॉर्डेड assets taken over by partner, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमारी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने के? 50,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्लियर? लोन ऑफ ₹10,000 एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म वाज रिफंडेड। हमने पार्टनर्स का लोन उसको पे किया। पार्टनर्स का लोन हमने कहां पे ट्रांसफर किया था? पार्टनर्स के लोन में, और उसको पेमेंट करने की एंट्री भी हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। हमारी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, creditor paid 28,000 rupees in full settlement of the account of 30,000 rupees। हमें कितना अमाउंट पे किया हमने क्रेडिटर्स को? 28,000 रुपीज हमने पे करे हैं, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 28,000। सिंपल। 30,000 हमने कहां रिकॉर्ड किया होगा, कहां ट्रांसफर किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड हमने कितनी पेमेंट करी है? 28,000 रुपीज। क्लियर? जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹10,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो चुका था, अब इसने हमें पे करा है 70% अमाउंट। 70%, 10,000 का 70% कितना हो गया? 7,000 रुपीज हमने अमाउंट रिसीव्ड किया है। अब ये लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स था, यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स हो चुके, हमें अमाउंट मिला, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000 रुपीज। ठीक है? क्लियर? 10,000 का है, क्या करें, बट हमें जितना अमाउंट रियलाइज होता है सिर्फ हम उसकी एंट्री करते हैं। क्लियर? P, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000 rupees। हमें P को कितना अमाउंट देना है? 7,000 रुपीज। यहां पर कहीं भी नहीं बोला कि ये रियलाइजेशन एक्सपेंस इंक्लूड होगा, तो ये रिम्यूनरेशन है। P agreed to bear dissolution expense of ₹4,000। P agreed to bear, अब यहां इस लाइन में लिख दिया कि P agreed to bear dissolution expense। P
पी कह रहा है मैं अपना डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने के लिए तैयार हूं, पे कर भी दिया उसने 4000 रुपीज। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, फर्म ने रिम्यूनरेशन दिया 7000 रुपीज का और पी कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं बियर करने के लिए तैयार हूं और वो एक्सपेंस उसने पे कर दिया। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले फर्म ने जो रिम्यूनरेशन पे किया तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। कितना रिम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, 7000। अब पॉइंट आता है सर एक्चुअल एक्सपेंस की, एज पी एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। पी ने कहा मैं सारा खर्चा बियर करूंगा एंड आल्सो पेड एक्सपेंस, और उसने एक्सपेंस भी पे कर दिए। सो नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे एज दिस एक्सपेंस इज बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। बट ये क्लास मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है आपका इस सब्जेक्टिव 2 पेपर जो है टर्म्स 2 का पेपर, जिसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में से, अगर वो जर्नल एंट्रीज की आए तो सारी जर्नल एंट्रीज इसी पॉइंट में से आएगी। बहुत छाट कर आपके लिए जर्नल एंट्रीज मैंने सारी इकट्ठी करी। आप इन सारी जर्नल एंट्रीज को बहुत ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा तरीके से बनाइए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।